वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में समझा था। आज हम ग्लोबल स्पेस प्रोग्राम्स और हमारे पास जो कमर्शियल के स्पेस सैटेलाइट्स होती हैं उनके बारे में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं जिनके बारे में हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास मेनली वही चीज़ें याद रखनी है कि कितने नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं हमारे पास और कितना हमारे पास उनके रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, मेनली वही चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन से एल्टीट्यूड पर है, कौन से हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में वो प्लेस की गई हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आपको याद रखनी है, जिसका हमने एक मतलब टेबलो फॉर्म में दे रखा है। लैंडसेट सीरीज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम उसी के बारे में देखेंगे। तो जो ग्लोबल स्पेस प्रोग्राम से सबसे पहले हम लैंडसेट सीरीज के बारे में देखते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसमें जो मेनली था वो लैंडसेट 7 है, जो एडवांस्ड है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर जो सेंसर्स हैं वो है हमारे पास ETM प्लस, एनहेंस थीमेटिक मैपर प्लस, जो कि लैंडसेट 6 के अंदर सिर्फ ETM था हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ बैंड्स आपको याद रखना है। ठीक है, अभी आप आगे देखेंगे लैंडसेट 7 के बारे में भी। ETM प्लस के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं और कितना रेजोल्यूशन होता है वो अभी हम इस टेबल के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लैंडसेट के बारे में देखते हैं कि जो लॉन्च की गई है हमारे पास लैंडसेट सीरीज वो USA के थ्रू की गई है। ठीक है, और ये हमारे पास मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर भी रखता है और हमारे पास थीमेटिक मैपर, एनहेंस थीमेटिक मैपर। ठीक है, तो लैंडसेट 1 जो है वो हमारे पास लॉन्च की गई 72 में, 78 में हमारे पास डिकमीशन की गई है। ठीक है, मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड से हमारे पास RBB बैंड है, सेंसर है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद लैंडसेट 2 है, लैंडसेट 3, लैंडसेट 4, लैंडसेट 5, लैंडसेट 6 एंड लैंडसेट 7। तो ये जो दो है हमारे पास वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैंडसेट 6 बट डिड नॉट अचीव द ऑर्बिट, इसलिए हमारे पास सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास लैंडसेट 7, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ETM प्लस हमारे पास सेंसर रहता है इसमें, एनहेंस थीमेटिक मैपर। लैंडसेट 5 जो ऑपरेशनल थी वो हमारे पास क्या है कि MSS मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर और थीमेटिक मैपर हमारे पास बैंड थे। अब इसके अंदर MSS, TM और ETM के अंदर कितने नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं, उनका स्पेक्ट्रल और स्पेशल रिजोल्यूशन कितना होता है, वो चीज़ देख लेते हैं। ये चीज़ हमारे पास याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। तो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर जो थे हमारे पास, ठीक है, लैंडसेट 5 के अंदर भी था। उसमें क्या है, हमारे पास 4 नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं, ग्रीन, रेड, रेड नियर इंफ्रारेड और इन नियर इंफ्रारेड बैंड होता है। स्पेशल रिजोल्यूशन जो मिलता है आपको हर एक बैंड के अंदर क्या है, 80 मीटर का रिजोल्यूशन मिलता है। मोस्टली जो होता है वो थर्मल इंफ्रारेड में ज़्यादा हमारे पास स्पेशल कोर्सर दिखता है, जो कि आगे अभी हम देखेंगे। बाकी जो बैंड्स होते हैं हमारे पास स्पेक्ट्रल बैंड्स, उसमें फाइनल स्पेशियल रिजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। तो अब थीमेटिक मैपर में 7 बैंड्स होते हैं। तो मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। ETM प्लस के अंदर एक पेंक्रोमैटिक बैंड भी होता है, तो हमारे पास इसमें टोटल 8 नंबर ऑफ बैंड्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको 30 मीटर रिजोल्यूशन याद रखना है। जनरली जो मोस्टली सैटेलाइट्स होंगी उनका कितना रिजोल्यूशन होता है, 30 मीटर का होता है। अब थर्मल इंफ्रारेड के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन 120 मीटर का मिलता है हमारे पास, चाहे वो हमारे पास TM हो चाहे फिर हमारे पास ETM प्लस के अंदर हमारे पास थर्मल इंफ्रारेड में 60 मीटर तक का रिजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। और पैंक्रोमेटिक वाले में, जिसकी रेंज हमारे पास 0.52 से 0.9290 विजुअल इंफ्रारेड के अंदर आता है, 15 मीटर का रिजोल्यूशन हमें मिलता है हमारे पास ETM प्लस के अंदर, जो लैंडसेट 7 सीरीज के अंदर सेंसर अवेलेबल है। तो ये चीज़ पूछी जाती है इनका, आपको याद रखना है कि TM के अंदर 7 नंबर ऑफ बैंड्स है और ETM प्लस के अंदर हमारे पास 8 नंबर ऑफ बैंड्स है। और रिजोल्यूशन एक तो हमारे पास जनरली 30 मीटर ही है हर एक बैंड के अंदर, ब्लू, ग्रीन, रेड, नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड। लेकिन थर्मल इंफ्रारेड में हमारे पास कोर्सर रिजोल्यूशन होता है। तो थीमेटिक मैपर में 120 मीटर का रिजोल्यूशन हमने देखा था थर्मल इंफ्रारेड के अंदर, लेकिन ETM प्लस के अंदर हम 60 मीटर तक का रिजोल्यूशन, जो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है, उस तक इमेज हम कैरी कर सकते हैं। पैंक्रोमैटिक में सबसे ज़्यादा फाइनल रिजोल्यूशन होता है 15 मीटर का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये लैंडसेट के बारे में था और उनके सेंसर के बारे में था। अब हम रडार सेट के बारे में देखते हैं। रडार सेट जो है वो हमारे पास फर्स्ट सोफिस्टिकेटेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है कनाडा की। इट वॉज बिल्ट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ कैनेडियन स्पेस एजेंसी इन कॉर्पोरेशन विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर। Until now, 2 radar set have been launched, Radar Set 1 and Radar Set 2 है हमारे पास। तो Radar Set 1 के बारे में देखते हैं। Was launched in 95 by NASA on a Delta II rocket. It was placed in a near polar sun synchronous orbit at an altitude of 798 km above the Earth at an inclination of 98.6 डिग्री। तो इसमें आपको याद रखना है, देखिए सबसे सिंपल सी चीज़ है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मतलब रिमोट सेंसिंग पर्पज में काम करती है। तो ये जो सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हमारे पास प्लेस की जाती है, जो कि पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है।
एल्टीट्यूड कितना है 798 किलोमीटर है, ठीक है। और इंक्लिनेशन है 98.6 डिग्री। ये जो इंक्लिनेशन होता है वहाँ पर इक्वेटर के साथ बनाता है। तो इट ऑर्बिट्स द अर्थ 14 टाइम्स पर डे इन विच ईच ऑर्बिट टेक्स 100.7 मिनट्स टू कंप्लीट। तो ऑर्बिटल पीरियड जो होता है हमारे पास रडार सेट सैटेलाइट्स का वो 100.7 मिनट होता है। मतलब वो अपने ऑर्बिट में एक प्लेस से वापस उसी प्लेस पर आने के लिए कितना टाइम लेती है, 100.7 मिनट। इसका मतलब है नीचे अर्थ रोटेट कर रही है अपने वेस्ट टू ईस्ट हमारे पास, ठीक है। और ये अपनी स्पीड पे 100 मिनट में वापस पहुंच जाता है। तो ये एक दिन में क्या है 14 बार अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करता है। तो ये अर्थ का ओवर जो रहता है इसका वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। रडारसैट 1 हैज डॉन डस्क ऑर्बिट विच एनेबल इट टू क्रॉस द इक्वेटर एट डॉन एंड डस्क, दैट इज 6 AM एंड 6 PM ऑफ लोकल टाइम। तो हमने डॉन डस्क ऑर्बिट के बारे में देखा था हमारे पास, जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का क्या था, एक स्पेशल केस था जिसमें हमारे पास जो सोलर पैनल्स रहते हैं सैटेलाइट्स के ऊपर वो सन से ही एनर्जी लेते हैं। इस तरीके से उस ऑर्बिट को इंक्लाइन किया जाता है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है जिससे कि सन की एनर्जी से वो अपने आप को ट्रेवल कर सके हमारे पास। तो डाउन डस्ट का ऑर्बिट रहता है रडारसैट 1 का। इसका मतलब है कि इक्वेटर को जो क्रॉस करते हैं वो सुबह के 6 बजे और शाम को 6 बजे जो लोकल टाइम रहता है उस पर क्रॉस करते हैं। तो फर्दर दिस ऑर्बिट कीप्स सोलर सेल एरेज ऑफ सैटेलाइट इन ऑलमोस्ट कंटिन्यूस सनलाइट। तो ये एक वो था हमारे पास कि कंटिन्यूस सनलाइट मिलती रहती है हमारे पास उस ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ये मान लीजिए सन अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सन है। तो इस तरीके से उसका ऑर्बिट रहता है कि वो हर टाइम जो है सैटेलाइट का जो दूसरा बैक साइड है हमारे पास जहाँ पे ये शेडेड पोर्शन रहेगा, बट इस तरीके से इसका ऑर्बिट रहता है कि हर टाइम ये सैटेलाइट्स का जो सोलर पैनल रहता है वो सन के कांटेक्ट में रहता है, मतलब अपने एनर्जी सोर्स के कांटेक्ट में रहता है। तो इन ऑलमोस्ट कंटिन्यूस सनलाइट एंड एंश्योर सैटेलाइट टू रिलाई ऑन सोलर एनर्जी रादर देन बैटरी पावर, ठीक है। तो बैटरी पावर की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे पास हर टाइम क्या सोलर एनर्जी से अपनी एनर्जी लेता रहता है अपनी सैटेलाइट जो होती हैं इसकी। तो डॉन डस्क ऑर्बिट जो होता है रडारसैट 1 के अंदर होता है। तो ये एक स्पेशल केस है, इसलिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये आपको चीज़ याद रखनी है। रडारसैट 1 जो है वो डॉन डस्क ऑर्बिट के अंदर प्लेस की जाती है। और ये क्या चीज़ होती है वैसे हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखे हैं जब हमने ऑर्बिट के बारे में टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में देखा था। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का स्पेशल केस था कि जो सैटेलाइट्स होती है वो कंटिन्यूस सनलाइट के प्रेजेंस में रहती है वापस, ठीक है। तो इट इज इक्विप्ड विद एन एडवांस सिंगल सी बैंड रडार सेंसर सार। इसके अंदर जो होता है वो सी बैंड रडार सेंसर होता है, सिंथेटिक अपर्चर रडार। Radarsat SAR is a powerful microwave instrument which transmits a microwave energy pulse in C-band having 5.3 GHz frequency to the earth। तो ये जो सी बैंड है जनरली 5.3 GHz की फ्रिक्वेंसी रखता है। ये जो बैंड्स होता है सी बैंड के बैंड ये सब भी हमने माइक्रोवेव जब वेवलेंथ रेंज को हमने डिस्कस किया था रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज के अंदर, आप उसमें देख सकते हो। तो वहां पे भी हमने नंबर ऑफ बैंड्स देखे थे जिनकी फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन था, ठीक है। तो सी बैंड जो है वो 5.3 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है जो कि रडारसैट सार हमारे पास वर्क करता है। SAR measures the amount of energy that is reflected back to the satellite from the Earth's surface. It has a wide variety of beam widths which can capture swath from 45 to 500 km with resolution from 8 to 100 meter and at incidence angle from 10 डिग्री to 60 डिग्री। तो जो इसका वेरिएशन रहता है स्वाथ विड्थ का काफ़ी ज़्यादा रहता है, 45 किलोमीटर से 500 किलोमीटर रहता है। और ये जो रिजोल्यूशन होता है इसका वो काफ़ी वेरी करता है, फाइनर से कोर्सर तक पहुंच जाता है, मतलब 8 to 100 मीटर तक का रिजोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं रडारसैट सार में से। और इंसिडेंस एंगल जनरली 10 to 60 डिग्री रहता है। रडारसैट 1 इज हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड इन विच माइक्रोवेव्स ट्रेवल हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस। तो ये जो रडारसैट 1 है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस की जाती है, ठीक है, जिसमें माइक्रोवेव्स जो है वो ट्रेवल करती है हॉरिजॉन्टली टू द अर्थ सरफेस। इट हैज 7 इमेजेस साइज namely fine, standard, wide, scans are narrow, scans are wide, extended low and extended height which are collectively termed as beam modes. As a consequence it provides a range of spatial range and geographic coverage। तो हमने इसमें देखा है कि स्वाथ विड्थ के बेसिस पे भी हमारे पास रिजोल्यूशन वेरी करता है, इंसिडेंस एंगल है हमारे पास। तो ये जो रिजोल्यूशन मिल रहा है हमारे पास वो काफ़ी रेंज ऑफ वेरिएशन है, 8 to 100 मीटर है।
तो इसके अंदर जो इमेजेस क्रिएट होती है, इमेजेस हम जो फाइंड आउट करते हैं 7 इमेजेस साइजेस क्रिएट कर सकते हैं। फाइन है हमारे पास, स्टैंडर्ड भी मिलता है हमारे पास, ठीक है, नैरो, इसके अनुसार वाइड, एक्सटेंडेड लो, एक्सटेंडेड हाइट, ये टाइप के जो रिजोल्यूशन की इमेजेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेडारसेट 1 से। तो एज ए कॉन्सिक्वेंस इट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन एंड जियोग्राफिक कवरेज। द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड कमर्शियल सी बैंड स्टार सैटेलाइट रेडारसेट 2 वाज लॉन्च्ड इन 2007। और रेडारसेट 2 है हमारे पास, वो भी सी बैंड सैटेलाइट है जो कि 2007 में लॉन्च हुई। इट रिटेन्स मैनी स्पेसिफिकेशन ऑफ रेडारसेट 1 दैट इज इमेजिंग मोड्स एंड ऑर्बिटल पैरामीटर। तो जो भी ऑर्बिटल पैरामीटर रेडारसेट 1 के थे वही सेम हमारे पास रेडारसेट 2 के हैं, ठीक है, इमेजिंग मोड्स भी, बट सम सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन, क्योंकि रेडारसेट 2 है तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ होगा, ठीक है। तो इसका जो मॉडिफिकेशन है, रेडारसेट 2 मेड इट ए प्रीमियर अर्थ ऑब्जर्वेशन रेडार रिमोट सेंसिंग सिस्टम। दीज मॉडिफिकेशंस इंक्लूड 3 मीटर हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, both horizontal and vertical polarization imaging modes, left and right looking imaging options, superior data storage and onboard GPS receivers for monitoring satellite position। तो रेडारसेट 2 जो है वो काफ़ी एडवांस्ड वर्जन है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसके अंदर जो फीचर्स हैं रेडारसेट 2 के अंदर, सबसे पहले हमारे पास कि हाई रिजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है, मतलब 3 मीटर तक की रिजोल्यूशन की इमेजेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली भी, और वर्टिकल पोलराइजेशन इमेजिंग मोड रहता है इसका, ठीक है। लेफ्ट और राइट लुकिंग इमेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्कैनर जो होता है वो लेफ्ट में और राइट में देख सकते हैं वहाँ पर रोटेटिंग मिरर की वजह से, ठीक है। सुपीरियर डेटा स्टोरेज रहता है इसके अंदर, और जीपीएस रिसीवर्स रहते हैं जो कि हमारे पास सैटेलाइट के ऊपर ऑन बोर्ड रहते हैं, जिससे कि हम सैटेलाइट के ऑर्बिटल पैरामीटर या उसकी पोजीशन को मॉनिटर कर सकें। तो ये रेडारसेट 2 के अंदर की स्पेसिफिकेशंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेडारसेट सप्लाई डेटा टू मॉनिटर एनवायरमेंटल चेंजेस नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसका एप्लीकेशन है, ये भी आपको याद रखना है कि रेडारसेट जो होता है वो एनवायरमेंटल चेंजेस को मॉनिटर कर सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ओवर दैट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। It also provides important information in the fields of agriculture, hydrology, cartography, forestry, oceanography and coastal monitoring for both specific scientific and commercial user। तो ये इसके एप्लीकेशन है रेडारसेट 2 के, जो कि हमारे पास मोस्ट एडवांस्ड मॉडिफाई किया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लोबल स्पेस प्रोग्राम्स है, लैंडसैट और रेडारसेट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इसलिए हमने उनको पहले कवर किया। अब ये 3 है हमारे पास, जैसे क्विकबर्ड हो गया, ऑरव्यू हो गया, आइकोनॉस हो गया। तो सबसे पहले हम क्विकबर्ड के बारे में देखते हैं। क्विकबर्ड इज ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ डिजिटल ग्लोब विच इज ए कमर्शियल इमेजरी प्रोवाइडर कंपनी विद हेडक्वार्टर लोकेटेड एट लॉन्गमॉन्ट, कोलोराडो, यूएसए। अप टू डेट डिजिटल ग्लोबल लॉन्च 4 कमर्शियल सैटेलाइट्स नेमली अर्लीबर्ड 1, क्विकबर्ड, वर्ल्ड व्यू 1 एंड वर्ल्ड व्यू 2 इन दिसंबर 97, 2001, 2007 एंड 2009 रेस्पेक्टिवली। डिजिटल ग्लोब लॉस्ट कम्युनिकेशन विद अर्ली Bird 1 after 4 days of its launching, but other satellites are functioning successfully। तो क्विकबर्ड अभी इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है ये, जो हम क्विकबर्ड के एप्लीकेशन के बारे में और उसके ऑर्बिट के बारे में देखेंगे, और उसका मेन है हमारे पास ये चीज़ रिजोल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि क्विकबर्ड का रिजोल्यूशन पूछा जाता है पेंक्रोमैटिक में कितना होता है, और हमारे पास MSS मल्टी स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्विकबर्ड रिप्रेजेंट फर्स्ट सैटेलाइट इन ए कॉन्स्टलेशन ऑफ सम मीटर स्पेसक्राफ्ट दैट डेवलप्ड बाय डिजिटल ग्लोब। इट ऑफर्स ए यूनिक हाईली एक्यूरेट एंड कमर्शियल हाई रिजोल्यूशन इमेजरी ऑफर। तो कमर्शियली हमारे पास जो हाई रिजोल्यूशन की इमेजेस हैं वो प्रोवाइड होती हैं क्विकबर्ड की हेल्प से। ये जो लॉन्च हुई थी वो 2001 में हुई थी बाय बोइंग डेल्टा 2 लॉन्च व्हीकल इनटू द 600 किलोमीटर ऑर्बिट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि 100 मीटर के स्पेशल रिजोल्यूशन देता है। तो 100 मीटर का मतलब मीटर से कम जो है हमारे पास, देखिए 0.61 मीटर तक का भी हम पेंक्रोमैटिक में स्पेशल रिजोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑर्बिट का है, हमारे पास एल्टीट्यूड 600 किलोमीटर रहता है। इट हैज स्वाथ विड्थ ऑफ 20 to 40 किलोमीटर, ठीक है। इट ऑफर्स इमेजेस विद 0.61 by 0.61 मीटर पेंक्रोमैटिक एंड 2.44 by 2.44 मीटर मल्टी स्पेक्ट्रल स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, पेंक्रोमैटिक में कितना स्पेशल रिजोल्यूशन है इसका, और मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर में कितना इसका रिजोल्यूशन है, ठीक है। रिविजिट टाइम रेंज जो होता है वो 1 to 5 days होता है, कि अपने
सेम पार्ट ऑफ अर्थ को कवर करने के लिए वहाँ पर 1 से 5 दिन में वापस आती है। इट इज़ द फोर्थ सैटेलाइट विच ऑब्टेन्स अ highest resolution commercial imagery of Earth after World War I, World War II, and GEOI-1. It has a greatest capacity of onboard storage of data than any other satellites. It is capable of acquiring more than 75 million km square of imagery data yearly, and also allowing digital globe to update its image library at rapid speed. The high quality satellite imagery of QuickBird is commonly used for map creation, चेन डिटेक्शन एंड इमेज एनालिसिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके जो एप्लीकेशंस रहते हैं वो किसी पार्ट के जो डिटेक्शन है, मतलब क्या चेंज हुआ है, उसके काम आता है हमारे पास। और हाई स्पेशल रिजोल्यूशन की इमेजेस हमारे पास फाइंड आउट होती हैं, ठीक है। और अर्ली पीरियड में रहती है हमारे पास, तो अपडेट भी हमारे पास रैपिड स्पीड से होता है। तो मैप क्रिएशन में, चेन डिटेक्शन में और इमेज को एनालाइज करने के लिए या किसी पार्ट ऑफ अर्थ को एनालाइज करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पर क्विकबर्ड की जो सैटेलाइट इमेजरी है वो यूज होती हैं, जो कि हाई क्वालिटी की प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। तो क्विकबर्ड के बारे में आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो उनका रिजोल्यूशन, उनका हमारे पास रिविजिट टाइम, और उसका एप्लीकेशन, और उसका हमारे पास एल्टीट्यूड, ठीक है। दूसरा हमारे पास है आइकोनोस। आइकोनोस इज सैटेलाइट ऑफ GEOI Inc, फॉर्मली नोन एज ऑर्ब इमेज और ऑर्बिटल इमेजिंग कॉर्पोरेशन, विच इज ए कमर्शियल इमेजरी प्रोवाइडर कंपनी लोकेटेड इन वर्जीनिया, USA। GEOI Inc has launched Iconos Orview 2, जो कि हमारे पास C स्टार है, Orview 3 and GEOI-1 satellites in 1999, 97, 2003 and 2008 respectively. The first Iconos was launched on 27 April 1999, but unfortunately it never achieved its orbit. Subsequently, a second Iconos was launched successfully on 24 September 1999. तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द आइकोनोस इज इन ए सन सिंक्रोनस से 81 किलोमीटर। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हमारे पास जनरली सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर ही, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट होती है, उनका इंक्लिनेशन है 98.1 डिग्री। द ऑर्बिट प्रोवाइड्स डेली एक्सेस टू रीजन्स विद इन 45 डिग्री ऑफ नादिर, 3-day revisit within 26 डिग्री ऑफ नादिर, एंड 141 डे रिविजिट विद 1 डिग्री ऑफ नादिर। तो ये हमारे पे इंक्लिनेशन पर डिपेंड करता है। जो इंसिडेंट एंगल रहता है हमारे पास 45 डिग्री पर रिविजिट टाइम जो रहेगा वो हमारे पास डेली एक्सेस रहेगा। अगर 26 डिग्री है नादिर के तो हमारे पास 3-day रिविजिट रहेगा। 1 डिग्री है तो हमारे पास 141 डेज रहेगा। द सैटेलाइट प्रोवाइड्स इमेजरी विद स्पेशियल रिजोल्यूशन ऑफ 1/1 मीटर इन पेंक्रोमेटिक एंड 44 मीटर इन मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड। तो ये थोड़ा हमारे पास कोर्सर रहता है एज कंपेरिजन टू द क्विकबर्ड। तो ये हमारे पास 1/1 मीटर मिलता है पेंक्रोमेटिक में, स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ 44 मीटर का वहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन मिलता है मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स में। 1 मीटर कलर इमेजरी कैन बी क्रिएटेड बाय मर्जिंग आइकोनोस पेंक्रोमेटिक एंड मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस। अब इन दोनों जो इमेजेस को, पेंक्रोमेटिक और मल्टी स्पेक्ट्रल जो इमेजेस होती हैं, उन दोनों को मर्ज करके हम जो कंपाइल करके इमेज बनाते हैं, वो हमारे पास कलर इमेज जो है वो 1 मीटर तक के रिजोल्यूशन की फाइंड आउट कर सकते हैं हम। इन एडिशन द सैटेलाइट हैज बोथ अक्रॉस ट्रैक एंड अलोंग ट्रैक सेंसर्स which allow it to acquire data flexibly, having frequent revisit capability। तो इसी की वजह से हमारे पास ये जो इंसिडेंट एंगल के बेसिस पर रिविजिट, या हमारे पास उस पार्ट ऑफ अर्थ को कितने दिन में कवर करता है, ये इसलिए है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि ये दोनों टाइप्स ऑफ सेंसर का यूज करता है, अक्रॉस ट्रैक और अलोंग ट्रैक सेंसर का, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है लाइन, ये पूछी जा सकती है कि सैटेलाइट जो है हमारे पास आइकोनोस, वो दोनों अक्रॉस ट्रैक एंड अलोंग ट्रैक सेंसर में डेटा को एक्वायर करने की परमिशन देता है हमारे पास। तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है, रिविजिट भी जो रहता है वो फ्रिक्वेंटली रहता है हमारे पास, ठीक है। सैटेलाइट कलेक्ट डेटा एट ए रेट ऑफ ओवर 2000 किलोमीटर स्क्वायर पर मीटर। एज अ रिजल्ट इट हैज़ कलेक्टेड ओवर 250 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ऑफ इमेजरी ऑफ अर्थ सरफेस डिजिटली। हाई स्पेशल रिजोल्यूशन इमेजरी कलेक्टेड बाय आइकोनोस इज बीइंग लार्जली यूज्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। तो आइकोनोस जो है वो हाई स्पेशल रिजोल्यूशन रखता है, ठीक है, 1 मीटर तक का। और आइकोनोस जो एप्लीकेशंस रखता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, मिलिट्री मैपिंग के लिए, अर्थ रिसोर्स मैनेजमेंट, एयर एंड मैरीन ट्रांसपोर्टेशन, सिटी एंड अर्बन प्लानिंग के लिए। तो मेजर जो एप्लीकेशंस हैं आइकोनोस सैटेलाइट की इमेजेस से होते हैं हमारे पास, ठीक है। नेशनल की सिक्योरिटी से लेके हमारे पास डेवलपमेंट तक, वो सभी चीज़ें हम आइकोनोस की इमेजरी से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है।
थर्ड हमारे पास है लास्ट ऑर्बिव्यू के बारे में। तो ऑर्बिव्यू इज अनदर ग्रुप ऑफ सैटेलाइट बिलोंगिंग टू जीओआई। 4 ऑर्बिव्यू सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय जीओआई। ऑर्बिव्यू 1 in 95. It is an atmosphere monitoring satellite that provided weather data to NASA. तो यूएस की कंपनी है, मतलब कि नासा को ही डेटा को प्रोवाइड करेगी। तो मॉनिटरिंग करते हैं हमारे पास वेदर डेटा के लिए। ऑर्बिव्यू जो है वो हमारे पास वेदर डेटा के लिए एटमॉस्फेयर का जो भी चेंज है हमारे पास उसको मॉनिटर करती है, वेदर डेटा को प्रोवाइड करती है ऑर्बिव्यू सैटेलाइट जो होती है नासा को, ठीक है। फॉलोइंग दिस जीओआई लॉन्च्ड ऑर्बिव्यू 2 in August 97. It provides images of oceans which are useful for study of global warming, commercial fishing, environmental and coastal monitoring. तो ऑर्बिव्यू 2 का काम है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग को डिटेक्ट करना, कमर्शियल फिशिंग के लिए, एनवायरमेंटल और कोस्टल मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि ये जो इमेजेस क्रिएट करता है वो हमारे पास ओशियन से रिलेटेड करता है। जो भी हमारे पास समुद्र है हमारे पास, ठीक है, सागर है हमारे पास, उसके ऊपर की इमेजेस ये लेता है जिससे कि ऑर्बिव्यू 2 ग्लोबल वार्मिंग को डिटेक्ट करे, कमर्शियल फिशिंग क्या है वहाँ पर, कहाँ पर हो रही है, तो उसके बारे में एनवायरमेंटल और कोस्टल मॉनिटरिंग को करने के लिए, ठीक है। जून 2003 द थर्ड सैटेलाइट ऑफ सीरीज ऑर्बिव्यू 3 was launched successfully. ऑर्बिव्यू 4 was launched in September 2001 but the satellite failed to reach required orbit. तो ऑर्बिव्यू 3 हमारे पास जो फंक्शनल है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं कि हाई रिजोल्यूशन इमेजरी ऑफ द अर्थ प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि 2003 में लॉन्च हुई थी। This satellite is equipped with a camera to take images with 1x1 meter in panchromatic and 4x4 meter in multispectral spatial resolution at a swath width of 8 किलोमीटर। तो इसका जो स्वाथ विड्थ रहता है वो 8 किलोमीटर रहता है और स्पेशल रिजोल्यूशन पैंक्रोमेटिक के लिए 1x1 मीटर का और 4x4 मीटर होता है हमारे पास मल्टी स्पेक्ट्रल स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। इट इज इन 470 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट विद एन इक्वेटोरियल क्रॉसिंग टाइम ऑफ 10:30 AM। तो इसका फिक्स है हमारे पास कि इक्वेटर को कब क्रॉस करती है सैटेलाइट, 10:30 AM पे, और इसका जो एल्टीट्यूड है काफ़ी लो है हमारे पास, 470 किलोमीटर है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लो है हमारे पास उतना अच्छा हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। द सेंसर रिविजिट्स लोकेशंस ऑन अर्थ इन लेस देन 3 days। तो इसका रिविजिट टाइम रहता है वो 3 दिन से कम का रहता है। ऑर्बिव्यू 3 is the first commercial satellite to supply high resolution imagery from space. Therefore, the imagery collected by it can be used for environmental monitoring, construction planning, precise mapping and intelligence gathering. तो इसके ये एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर ऑर्बिव्यू 3 के। तो ये इंपॉर्टेंट है सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं मेनली स्पेशल रिजोल्यूशन, उसका स्वाथ विड्थ हमारे पास, उसका एल्टीट्यूड, ये चीज़ भी पूछी जा सकती है कि कितने टाइम पर हमारे पास इक्वेटर को जो ऑर्बिव्यू 3 की सैटेलाइट है वो कितने बजे क्रॉस करती है, ठीक है। उसके बाद रिविजिट टाइम है हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास मेनली एप्लीकेशन क्या क्या है हमारे पास, ठीक है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, प्रिसाइज मैपिंग एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सैटेलाइट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनका रिजोल्यूशन जनरली 30 मीटर, और वो चीज़ हमने लैंडसेट के अंदर देखी थी। इनका हमारे पास काफ़ी सब मीटर या मीटर तक के लेवल की स्पेशल रिजोल्यूशन फाइंड आउट होती है कमर्शियल सैटेलाइट से, ठीक है। तो हाई स्पेशल रिजोल्यूशन की इमेजेस क्रिएट होती हैं जिसका यूज करके, एनालाइज करके हम बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लेटफॉर्म एंड सेंसर की लेक्चर सीरीज थी। नेक्स्ट अब हम दूसरी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और जो असाइनमेंट है जल्दी अपलोड किया जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, कोई भी डाउट होता है पूछ सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हमारे पास रिमोट सेंसिंग एंड प्लेटफॉर्म एंड सेंसर 2 लेक्चर सीरीज के अंदर पढ़ाया गया है वो सारे न्यूमेरिकल्स उसमें होंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाता है, कुछ भी चीज़ नहीं छूटी हुई है। जितने भी फॉर्मूलाज हम अगर इसमें भी कवर नहीं कर पाए हैं तो उस एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा जो हमने सिर्फ फॉर्मूला इसके अंदर देखा, ठीक है। तो उस असाइनमेंट को अच्छे से करना है, कोई भी डाउट होगा तो पूछना है। असाइनमेंट जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड किया जाएगा, जल्दी से उसको हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।